तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th संस्कृत का अध्याय 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, यानी कि पाटलिपुत्र वैभवम के मैं टोटल आप लोगों को 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देने वाला हूं। अगर आप ये 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को तैयारी कर लेते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि इस अध्याय से आपका एक भी मार्क्स एग्जाम में कटने वाला नहीं है, यानी कि टोटल वीवीआई प्रश्न मैं आप लोगों को देने वाला हूं। आप यहां पर देख भी सकते हैं कि ये वाला जो प्रश्न है 2 नंबर का, ये 2025 में पूछा गया था, और 3 नंबर का प्रश्न 2024 में, फिर ये 4 नंबर का प्रश्न भी 2024 में, और ये 5 नंबर का प्रश्न 2020 में, 22 में और 24 में पूछ लिया गया है। यानी कि मैं आप लोगों को पूरा का पूरा वीवीआई प्रश्न ही देने वाला हूं, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा देख के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसे आप लोग तैयारी कर लेंगे। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले अध्याय में मैंने अध्याय 1 मंगलम जो है ना आप लोगों का संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम का टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैंने समाप्त कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए जाके वो वाला ऑब्जेक्टिव ज़रूर देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए बिना लेट किए हुए हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। तो देख लीजिए पहला प्रश्न है ना, नीचे में देखिए आप लोग है ना, पाटलिपुत्र वैभवम, जो कि हम लोग का चैप्टर का नाम है, जो कि 2025 में पूछा भी गया है। ये प्रश्न है स्टूडेंट पहला कि कौमुदी महोत्सव, ठीक है याद रखिएगा, कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई देता है। पहला प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव जैसा जो दृश्य है ना, ये किस अवसर पर जो है कि किस अवसर पर दिखाई पड़ता है। छठ पूजा के अवसर पर, दुर्गा पूजा के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, या फिर वसंत पंचमी के अवसर पर दिखाई देता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा भी, यानी कि दुर्गा पूजा के अवसर पर दिखाई पड़ता है, ठीक है। आप लोग इसको समझ गए। आइए अब हम लोग दूसरा नंबर का प्रश्न को देखते हैं। स्टूडेंट अगर आप मेरे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या है कि पटन देवी किस नगर में अवस्थित है। पटन देवी जो है स्टूडेंट, ये किस नगर में अवस्थित है। देखिए यह प्रश्न 2025 में पूछा गया था। तो पटन देवी जो है ना स्टूडेंट, पटना नगर में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, तो पटना नगर में। आप लोग इसको याद कर लेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए स्टूडेंट क्या है, तत्र तीर्थयात्रिनः दर्शनार्थम आयान्ति ही, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा। तो बोलिए कि जो है ना, अगर आप इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो रेखांकित का मतलब यहाँ देखिए रेखांकित है ना, रेखांकित पद के स्थान पर, यानी इस स्थान पर क्या होगा। बोलिए क्या होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या भराएगा, तो यहाँ के भराएगा, ठीक है। प्रश्न निर्माण करने के लिए पूछा है कि ये जो लाइन है ना, यहाँ पर कौन सा पद भराएगा, तो यहाँ पर के पद को भर दीजिए, इससे एक प्रश्न का निर्माण हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये प्रश्न 2024 में पूछा गया था। अब आइए हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या है, पुरंदरः, क्या लिखा हुआ है, पुरंदरः पद का अर्थ क्या होता है। पृथ्वी होता है, नदी होता है, इंद्र होता है, या फिर समुद्र होता है स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर होगा इंद्र होता है। क्या होता है, तो पुरंदर पद का अर्थ होता है इंद्र। अब देखिए चौथा नंबर का प्रश्न क्या है हम लोगों का, किसके काल में, याद रखेंगे आप लोग, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी। ये प्रश्न जो है 2020 में, 22 में, 24 में पूछा गया था कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी। बोलिए चंद्रगुप्त मौर्य का, समुद्रगुप्त मौर्य का, या फिर कुमार गुप्त का, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो पटना का रक्षा व्यवस्था था, शोभा था ना, काफ़ी अच्छा था स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब हम लोग 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्या है 6 नंबर का प्रश्न कि बुध काले, बुध काले का अर्थ होता है कि बुध के काल में, क्या होता है बुध काले का अर्थ, बुध के काल में पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम की, यानी कि बुध के काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था स्टूडेंट। तो आप लोग याद रखेंगे कि बुध के काल में जो है ना पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्रामः था। क्या था, पाटलीग्रामः, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर का प्रश्न को समझिए कि पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कौन होगा, राजेंद्र सेतु, धनुष सेतु, गांधी सेतु, या फिर जगजीवन सेतु। तो आप लोग कई बार सुने होंगे कि पटना में जो है ना स्टूडेंट गांधी सेतु पुल है, सुने हैं ना।
तो आप लोग ऐसे भी इसका सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। गांधी सेतु पुल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि गोलघर कहाँ है। बोलिए स्टूडेंट, गोलघर कहाँ है? क्या आप लोग कभी गए हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तो गोलघर 2 बार गया हूँ स्टूडेंट। चलिए गोलघर कहाँ पर है? दरभंगा में तो है नहीं, पटना में। बिल्कुल सर, पटना में गोलघर जाइए। जानकर आश्चर्य होगा, प्राइस जो है ना वो एंट्री फीस मात्र 5 रुपये स्टूडेंट। जब मैं गोलघर गया था ना तो उसका एंट्री फीस 5 रुपये लिया था। काफ़ी मुझे हंसी आ रही थी उस टाइम। 5 रुपये में एंट्री दे दिया, आराम से घूमे थे, ठीक है। चलिए, हालांकि वो सरकारी है इसलिए जो है उतना फीस नहीं रखा गया है। चलिए गोलघर कहाँ है? तो पटना में है। अब हम लोग 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। 9 नंबर का प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। कुट्टन नीम काव्य के रचनाकार कौन है? बोलिए, ये जो है ना कुट्टन नीम काव्य के रचनाकार कौन है? ये प्रश्न देखिए स्टूडेंट कितना इंपॉर्टेंट है। 2018, 22 और 24 में पूछा गया था। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आपको इसी तरह का VVI और इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को दूंगा। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट दामोदर गुप्त। क्या हो जाएगा? दामोदर गुप्त। यानी कि ये जो है ना कुट्टन नीम काव्य के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त जी है। याद रखिए, मैं एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट करके इसलिए बताता हूं ताकि आप लोग हर एक चीज़ को याद रखेंगे। क्यों ना हम लोग 10 नंबर का प्रश्न को देखें। कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रस्य अस्ति। यानी कि कौन से महापुरुष हैं जिसका जन्म स्थान जो है स्टूडेंट वो जो है कि पटना में है। बोलिए, वही यहाँ पर कहा गया, संस्कृत में वही है कि कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानानाम पाटलिपुत्रे अस्ति। यानी कि किस महापुरुष का जो जन्म स्थान है वो पाटलिपुत्र है, यानी कि पटना में है। बोलिए, गुरु नानकस्य या फिर महावीरस्य, गुरु गोविंद सिंहस्य, या फिर राजा क्या है यहाँ पर देखिए, राजा राम मोहन रास्य। बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट, 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो पटना में हुआ था, ठीक है। देखिए ये सब नाम वही है, केवल अंत में जो है ना स्या लगा दिया है। क्या लगा दिया है? ये जो है ना राजा राम मोहन राय, फिर देखिए उसमें सिया लगा दिया, सब में सिया लगा दिया। तो संस्कृत आसान होता है स्टूडेंट, बट उसको समझना होता है, उसके बाद आपको जो है ना आसान लगेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि किसका जन्म पटना में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न क्या है? सिखों के 10वें गुरु कौन है? याद रखेंगे, हो सकता है स्टूडेंट इस बार ये प्रश्न पूछ ले, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो याद रखेंगे आप लोग कि सिखों के 10वें गुरु जो है ना स्टूडेंट गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना है। चलिए अब हम लोग 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? प्राचीन समय में पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो बिहार की थी और अभी भी बिहार का है। देखिए स्टूडेंट, ठीक है, ये प्रश्न कब कब पूछा गया था? तो 2018 में और 2020 में पूछा गया था। अब है 13 नंबर का प्रश्न कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? बोलिए, दामोदर गुप्त ने स्टूडेंट किस काव्य की रचना की है? तो याद रखेंगे, अभी मैंने ऊपर ही कहा था कूटनीतम। क्या? कूटनीतम की रचना किसने किया है? दामोदर गुप्त ने किया था, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो 9 नंबर का प्रश्न देखिए वही है ना कि कूटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त है ना। और यही प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 नंबर में है ना, यहाँ 13 नंबर में कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? तो वही कूटनीतम। तो एक ही प्रश्न को बार बार घुमा के पूछा जाता है। तो आप लोग जब तैयारी करके रखेंगे पूरा अच्छा तरीका से ना, तो आपको कोई भी माइकल लाल आपको जो है कि अच्छा नंबर से पास होने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप मेहनत किए हैं ना। जब आप मेहनत करेंगे तो कौन आपको हरा सकेगा? कोई नहीं हरा सकेगा। और ये देखिए 14 नंबर का प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। 18 में भी पूछा गया, फर्स्ट सीटिंग, सेकेंड सीटिंग, फिर 2022 में भी पूछा गया था। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 24 में भी पूछा गया था। तो प्रश्न कौन सा है क्यों ना देख ले। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? बोलिए, काव्य मीमांसा के कवि कौन है प्यारे स्टूडेंट? तो याद रखेंगे आप लोग कि काव्य मीमांसा के जो कवि है ना राजशेखर है। कौन है? राजशेखर। आपको इसी तरह का 4 ऑप्शन देगा, दामोदर गुप्त, मेघास्थनी, चंद्रगुप्त। तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे बाबू लोग, कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो राजशेखर है मेरे प्यारे गुरुजी। आप ही को मैं गुरुजी बना लिया। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखते क्या है कि राज्ञा, क्या लिखा हुआ है? राज्ञा अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम्
आसित। बोलिए 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समृद्ध था। कैसा था, मतलब कि राजा अशोक के समय में, ऐसे समझिए आप लोग इसका हिंदी, कि राजा अशोक के समय में वो नगर का दृश्य कैसा था, तो समृद्ध था स्टूडेंट। कैसे, क्या था, समृद्ध था। ठीक है, अब हम लोग 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है, कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था स्टूडेंट। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, अशोक के समय में, मुगल वंश के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, या फिर अंग्रेजों के समय में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था स्टूडेंट। ठीक है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। स्टूडेंट आप लोग गौर करते होंगे कि मैं कई बार जो है ना सब ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ। मैं सब ऑप्शन अगर पढ़ूंगा ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा और मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बैठाता हूँ दिमाग में, ताकि आपको लगे कि हाँ डायरेक्ट आंसर पर आपका माइंड फोकस करे। ये फालतू का जो है ना वो 4-3 जो विकल्प है, गलत विकल्प, उस पर आपका दिमाग फोकस नहीं करे, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर पर फोकस करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट, अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करके बताएं कि कैसा लग रहा है। 17 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट, कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। जो हमारा पाटलिपुत्र है वो पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ स्टूडेंट, तो मध्य काल से ही प्रसिद्ध हुआ था। कब से, मध्य काल में, यानी कि उसी टाइम से यह प्रसिद्ध हुआ है। क्यों ना स्टूडेंट हम लोग 18 नंबर का प्रश्न देखें। ठीक है, मैं इसी तरह से आप लोगों को टोटल 53 प्रश्न स्टूडेंट आज के इस वीडियो में आप लोगों को टोटल 53 बोले तो 50 और 3 53 जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो प्रश्न है ना इस चैनल पर अपलोड होता है। आप देख सकते हैं कि मैंने हिंदी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साथ ही साथ राजनीतिक विज्ञान का, सभी का, आपदा प्रबंधन का, सभी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैं अपलोड किया हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए और रोज़ जो है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव वीडियो एक ना एक वीडियो रोज़ देखिए। इस तरह से क्या होगा कि आप एग्जाम समय आते आते आप लोग को काफ़ी ऑब्जेक्टिव तैयारी हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, रोज़ वीडियो चालू करना है, आधा घंटा 20 मिनट जो समय लगे आपको रोज़ एक ही वीडियो देखना है। एक ही वीडियो रोज़ देखिए यार, जो आप मैथ उथ का प्रैक्टिस कीजिए, आप अच्छा नंबर ला पाएंगे। ठीक है, क्यों ना हम लोग 18 नंबर का प्रश्न देखें बाबू लोग। देखिए 18 नंबर का प्रश्न है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। पटना का कौन सा नाम है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र है। कौन है, पाटलिपुत्र है। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर जो है ना पटना का नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है स्टूडेंट। 2018, 19 और 20 में पूछा गया है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है स्टूडेंट, तो 25,000 वर्ष स्टूडेंट। कितना, हज़ार नहीं स्टूडेंट, 2500 साल, यानी कि 2500 वर्ष पुराना है पटना की। सोचने वाली बात है स्टूडेंट कि हम लोग का जो पटना है वो 2500 वर्ष क्या है स्टूडेंट, पुराना है। अब आइए हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था स्टूडेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट कि यूनान का राजदूत कौन था। फायान, ह्वेनसांग, मेगास्थनीज या फिर इतिनसांग, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज था। कौन था, मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2025 में भी पूछा गया था। यानी कि इस बार जो आपका दीदी लोग, भैया लोग एग्जाम दिए थे ना, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था। साथ ही साथ आप ये प्रश्न तो भूलना ही नहीं है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। आप याद रखिएगा कि 2500 रुपये में एगो कपड़ा देता है, ऐसे ही रिलेट कर लीजिएगा मन में। 2500 टका में एगो कपड़ा देता है और 2500 साल पुराना है क्या, पटना का इतिहास है ना, यहाँ 2500 वर्ष, हाँ यानी कि साल। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव जो स्टूडेंट वो किस ऋतु में मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। ऋतु भी कई बार पूछ लेता है कि कौन सा ऋतु में कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो यहाँ 21 नंबर का प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में स्टूडेंट। कौन ऋतु में, शरद ऋतु में मनाया जाता है कौमुदी महोत्सव। आगे कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना का जो है ना पालने वाली देवी कौन है, बोलिए। ये प्रश्न देखिए कितना बार पूछा गया है ना, तो याद रखेंगे आप लोग कि पटन देवी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी है मेरे प्यारे बच्चों। आगे है कि बिहारस्य कश्मीर नगरे गोलगृहम अस्ति, तो जानते हैं कि बिहार की किस नगर में गोलगृह है, तो पटना में है स्टूडेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र नगरे।
ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसका टिक मारेंगे और याद रखेंगे हर एक चीज़ को। संस्कृत के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे स्टूडेंट 24 नंबर का प्रश्न कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु है, उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो पाटलिपुत्र अर्थात पटना में हुआ था स्टूडेंट। कहाँ पर हुआ था? पटना में, ठीक है स्टूडेंट। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहाँ से मेरा नंबर लेके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे है कि परिभूत पुरंद स्थलम की संज्ञा किसे दी गई है। तो पटना नगर को दी गई है स्टूडेंट। किसे दी गई है? पटना नगर को दी गई है। इसकी संज्ञा पटना नगर को दी गई है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद तो अभी तक नहीं पूछा गया है। आइए, सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर था? बोलिए, सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर था स्टूडेंट? तो सरस्वती जी यानी कि हमारे विद्या की देवी जो है स्टूडेंट, ठीक है, विद्या की देवी है ना, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो पाटलिपुत्र स्टूडेंट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पाटलिपुत्र। आई होप बाबू आप लोग समझ पा रहे होंगे, पाटलिपुत्र। आगे है कि पटना में हमेशा, जो पटना है समझिएगा ध्यान से, कि पटना में हमेशा युद्ध रहेगा, आग रहेगा, बाढ़ का भय हमेशा बना रहेगा, ऐसा किसने कहा था? ठीक है, जब आप लोग अगर ये चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि पटना जो है ना स्टूडेंट, पटना को भगवान बुद्ध जी जो हैं, ये देखिए भगवान बुद्ध जी कह दिया था कि जो पटना है वो युद्ध के लिए और आग से, युद्ध यानी कि वहाँ पर होते रहेगा, आग और बाढ़ का समस्या वहाँ बना रहेगा। इसीलिए आप लोग कभी देख जाइएगा पटना, देखिएगा वहाँ आपस में लड़ाई होते रहता है। अभी युद्ध का मतलब ये नहीं हुआ कि एक देश दूसरे देश से लड़ ले, मैंने आपस में युद्ध का जो है ना माहौल बना रहेगा। साथ ही साथ आग उग का से लपेट में वो पटना रहेगा। बाढ़ का लिए भी जानते हैं कि पटना कई बार बाढ़ के जो है कि बाढ़ के कारण जो है कि वहाँ के आसपास में काफ़ी बाढ़ आ जाता है, पानी ही पानी हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर जो है कि भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया था और वो बात आज सत्य होता है। तो उस टाइम के जो भी परमात्मा लोग थे, जो भी भिक्षुक लोग थे, वो कुछ भी बोलते थे तो वो सत्य होता था। तो वो पहले ये बोल दिए थे कि पटना जो है वो आग से, युद्ध से और बाढ़ से जो है कि इसी का भय उसको हमेशा रहेगा। और सही बात है, ऐसा रहता भी है। अभी भी कई बार मेघ उग आता है ज़्यादा तो वहाँ पटना के निवासी सोच लेते हैं कि आज ये भर गया होगा, पूरे आज पानी आ जाएगा, पूरा रोड पर जो है कि ठेवना भर पानी हो जाता है। तो आखिर वही ना हुआ स्टूडेंट, तो उससे हमेशा प्रभावित ही होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट 28 नंबर का प्रश्न कि कौमुदी महोत्सव डैश डैश अतीव प्रचलित है। यानी कि जो कौमुदी महोत्सव है ये कब से प्रचलित है स्टूडेंट? तो आप लोग याद रखेंगे मेरे बाबू लोग, ये जो कौमुदी महोत्सव है गुप्त काल से ही प्रचलित है, ठीक है, याद रखेंगे ना, बिल्कुल। आगे है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है। तो पाटलिपुत्र में तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट पटना शहर का ही वर्णन है, तो आप लोग पटना में टिक मारेंगे, ठीक है स्टूडेंट। हर एक प्रश्न देखिए, अभी तक आप लोग वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं कि मैंने जितना भी वीडियो आप लोगों को अभी दिया है सब देखिए कभी ना कभी पूछा गया है, देख ही सकते हैं ना। ये भी देखिए साइड में जो ये डेट लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये होता है कि सर ये प्रश्न कभी ना कभी पूछे गए हैं, ठीक है बाबू लोग। अब देखिए यहाँ 30 नंबर का प्रश्न क्या है। 30 नंबर का प्रश्न है कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही है स्टूडेंट। तो 1000 वर्ष तक, कितने वर्षों तक? 1000 वर्ष तक जो है ना स्टूडेंट क्या था, पटना की स्थिति बहुत ही जर्जर रही थी। याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल याद रखना है। आगे प्रश्न है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है? बोलिएगा, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, बोलिए आप लोग कि पटना शब्द किस शब्द से बना है स्टूडेंट। तो पटना शब्द पत्तन शब्द से बना है। किससे बना है? पत्तन शब्द से बना है। बता देता हूँ, नहीं बताऊँगा तो आप लोग कहिएगा सर बताएं नहीं, कहीं एग्जाम में फंस गया तो फिर बाद में दिक्कत हो सकता है ना, क्योंकि ये प्रश्न 2021 में भी पूछा गया था, 23 में भी और 24 में पूछा गया, फिर 25 में नहीं पूछा। क्या पता 26 में पूछ दे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 21 में नहीं पूछा तो 22, 23 2 साल बाद पूछा ना, फिर 23 में, फिर 24 में लगातार पूछ दे। हो सकता है 25 में नहीं पूछा तो 26 में पूछ दे। तो याद रखेंगे पटना शब्द जो है कि किस शब्द से बना है, तो पत्तन शब्द से बना है। याद रखेंगे ना, बिल्कुल याद रखना है। आगे है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। बोलिए, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो किस धर्म के गुरु थे? हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। तो सिख धर्म के गुरु थे, ठीक है। गुरु गोविंद जी किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के गुरु थे। अब बौद्ध के कौन थे? तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हिंदू का तो जानबे करते, पूरा ब्रह्मांड ही हिंदू का है। चलिए आगे आइए, आगे देखते हैं हम लोग कि 33 नंबर का प्रश्न क्या है, ठीक है स्टूडेंट। कमेंट करके बताइए कि
समझ में आ रहा है या फिर नहीं। 33 नंबर का प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और साथ साथ 2025 में पूछा गया है। अरे वाह, इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो देखना होगा जल्दी से, वो भी अच्छा तरीका से है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जो हमारा पाटलिपुत्र है, जो पटना है स्टूडेंट, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गंगा नदी के किनारे बाबू लोग। पाटलिपुत्र जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप लोग याद रखेंगे बाबू लोग कि पाटलिपुत्र जो है ना वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? गंगा। गंगा ओ गंगा मैया, सुने ना स्टूडेंट गाना, काफ़ी अच्छा लगता है। आइए 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है। बोलिए, अभी मैंने पीछे कहा था, बताया था मैंने कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो काव्य मीमांसा स्टूडेंट। क्या है? काव्य मीमांसा। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। ये प्रश्न 2025 में और ये भी प्रश्न 2025 में, दोनों प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ पर गुरु गोविंद जी का जन्म हुआ तो वो किस नाम से प्रसिद्ध है? बोलिए, गुरुग्राम या फिर गुरुद्वारा, गुरुगांव या फिर गुरु घर के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा के नाम से। याद रखिएगा स्टूडेंट। 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुद्वारा। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न क्या है कि कलांतर में, कहाँ पर? कलांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया। कलांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया मेरे बाबू लोग। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटली कहलाया। क्या कहलाया? पाटली। कलांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया। याद रखेंगे, समझिए प्रश्न को ध्यान से कि कलांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया। तो पाटिल गांव। पाटिल गांव ये है जो कलांतर में पाटलिपुत्र कहलाया। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग 37 नंबर का प्रश्न देखते हैं जो कि हल्का सा संस्कृत का इसमें यूज किया गया है। आप लोग याद रखेंगे परीक्षा में थोड़ा बहुत संस्कृत टाइप का भी प्रश्न बन सकता है। यानी कि देखिए वो जो प्रश्न रहेगा ना वो संस्कृत में रहेगा, थोड़ा बहुत लाइन उसका संस्कृत में रहेगा, बाकी हिंदी में रहेगा। जैसे कि यहाँ देखिए ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक संस्कृत में, फिर देखिए हिंदी में है ना, ताकि आप लोग समझ पाएंगे कि प्रश्न क्या है। यहाँ पर भी वही प्रश्न है जो कि मैंने पहले बताया था। ये जो डैश डैश दिया है ना, पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या भरेंगे जो ये सब प्रश्न जो है ना प्रश्न बन जाए। आखिर यहाँ क्या भरेंगे जो ये सब प्रश्न बन जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 39 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर हम लोग भरेंगे क्या? कदा। अगर आप ये कदा शब्द को यहाँ भर देते हैं ना तो यहाँ से लेके ये जो लाइन है ये क्या बन जाएगा? प्रश्न बन जाएगा। आप लोग इसको पढ़ लीजिए और इसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, 40 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा है। पाटलिपुत्र में विशेष किसका क्षेत्र रहा है? बोलिए, धर्म का क्षेत्र रहा है, राजनीतिक का क्षेत्र रहा है, उद्योग का क्षेत्र रहा है, या फिर इनमें से सभी। तो आप लोग सुने होंगे कि पाटलिपुत्र हर चीज़ से क्या है जाना जाता है। यानी कि पटना में सब कुछ है। पटना में क्या स्टूडेंट? सब कुछ है। यानी कि उद्योग भी है, धर्म का भी वहाँ पर काफ़ी महत्व है, राजनीतिक भी है, इसलिए इनमें से सभी आएगा। 40 नंबर का समझ में आ गया। अब हम लोग वीडियो के अंत में पहुँचने के लिए तैयार है, यानी कि वीडियो के अंतिम कगार पर ही हैं स्टूडेंट, इसलिए परिवार के साथ जुड़ जाएं। 41 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि फाहियान जो कि चीन से थे। फाहियान कहाँ से थे बाबू लोग? चीन से थे। ठीक है, फाहियान भारत किसके शासन में आया था? प्रश्न बनेगा कि फाहियान। अब का स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ कह देता हूँ कि अभी जो मैं जितना भी प्रश्न भी बताऊँगा ना ये सब परीक्षा में नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है पूछ ले। अभी मैं अब जो प्रश्न बताऊँगा यानी कि 40 नंबर तक का प्रश्न जितना भी था वो परीक्षा में पूछा गया था। अब 40 के बाद का कुछ प्रश्न है जो कि परीक्षा में नहीं पूछा गया था, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। ठीक है, यानी कि मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं पूरा VVI ही प्रश्न कराऊंगा, वैसे आउटी प्रश्न मुझे मज़ा नहीं आता है कराने में। ठीक है, पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा है तो सभी का मैंने बता ही दिया था 40 में। अब 41 में कि फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था। बोलिए, किसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था बाबू लोग? तो आप लोग याद रखेंगे कि गुप्त काल के। किसके? गुप्त काल के शासनकाल में। वही है कि फाहियान भारत किसके शासन में आया था? तो गुप्त के शासन में। चलिए, गुप्त के शासन में याद रखिएगा। आगे है कि ह्वेनसांग कब आया था। बोलिए, ह्वेनसांग कब आया था? गुप्त वंश के समय में, मौर्य वंश के समय में, या फिर वर्धन वंश के समय में, या फिर इनमें से सभी। इसीलिए मैं 4 ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, इसमें ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वर्धन वंश के समय में आया था। किसका? वर्धन वंश के समय में आया था ह्वेनसांग।
ठीक है। आगे है 43 नंबर का प्रश्न को देखिए आप लोग, यह ग्राम महानगर होगा, यानी कि ये जो नगर है पटना नगर है, यह नगर महानगर होगा और अग्निदाह, अग्निदाह यानी आग एवं बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा। ऐसा किसने कहा था? तो बुद्ध ने कहा था। मैंने पहले भी कह दिया था, लेकिन वहाँ पर हिंदी था और यहाँ पर थोड़ा संस्कृत कर दिया है, ठीक है। अब आगे यानी कि 44 नंबर का प्रश्न है, किस काल में पाटलिपुत्र की शोभा एवं व्यवस्था उत्कृष्ट थी? बोलिए, मौर्य के काल में, गुप्त के काल में, ठीक है, या इनमें से सभी, या फिर बुद्ध के काल में? तो 44 का राइट आंसर क्या होगा बाबू लोग? ऑप्शन नंबर बी, मौर्य के काल में, ठीक है। मौर्य के काल में जो है कि पटना का जो शोभा व्यवस्था है, शोभा एवं व्यवस्था उत्कृष्ट था, अच्छा था, तो मौर्य काल में याद रखेंगे आप लोग। आगे है कि पतंजलि महर्षि, याद रखिएगा ना, पतंजलि महर्षि कृत है, किसका कृत है? महाभाष्य का, या फिर अष्टाध्यायी का, अर्थशास्त्र का, या फिर राजतरंगिनी का? तो पतंजलि महर्षि कृत है स्टूडेंट, महाभाष्य का। किसका है? महाभाष्य का, इसलिए आप लोग टिक मारेंगे ए में महाभाष्य, ठीक है। 46 नंबर का प्रश्न है कि नगर का, है ना, 46 नंबर का दिख रहा है ना आप लोगों को, चलिए थोड़ा सा ऊपर करें इसको। हाँ, 46 नंबर का प्रश्न है कि नगर का समृद्धार कब हुआ? नगर का समृद्धार कब हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, ठीक है, या फिर मुगल काल में, या फिर तुगलक काल में? बोलिए स्टूडेंट, 46 का राइट आंसर क्या होगा? मुगल काल में स्टूडेंट। नगर का समृद्धार कब हुआ? बोलिए, तो मुगल काल में हुआ था मेरे बाबू लोग। कब हुआ था? मुगल काल में। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आता होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं 47 नंबर का प्रश्न कि व्याकरण की रचना किसने की? जो व्याकरण है, ग्रामर है, ठीक है, उसकी रचना किसने की? पाणिनि, भाष, या फिर वररुचि, पिंगली, ठीक है ना, पिंगल। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। क्या हो जाएगा? पाणिनि। व्याकरण की रचना किसने किया स्टूडेंट? तो पाणिनि ने किया था। 48 का है मेरे प्यारे बाबू लोग, मेरे 2026 में एग्जाम देने वाले मेरे प्यारे बाबू लोग, कि पाटलिपुत्र में स्थित है। बोलिए, पाटलिपुत्र में क्या स्थित है? तो इनमें से सभी स्थित है, यानी कि क्या क्या स्थित है आपको पता है? तारामंडल, तारामंडल गए हैं, मैं गया था, पैसा बर्बाद पैसा बर्बाद हो गया था। करीब कितना लगा था? 150 टका लगा था स्टूडेंट। कितना लगा था? 150 टका लगा था तारामंडल का मेरा खर्च, ठीक है। गए थे ना, पूरे तो दिन भर का थका हुआ थे। सुनिए बताते हैं कि पहले हम पटना गए थे ना, तो पहले गए थे गांधी मैदान। गांधी मैदान से काफ़ी मज़ा से घूमे, वहाँ लस्सी वगैरह पिए, काफ़ी मज़ा आया था। चूँकि हम लोग जब बचपन में थे ना, करीब हम 10 क्लास में थे, तब गए थे अपना कोचिंग के साथ। मेरे प्यारे गुरुजी हैं, लक्ष्मण सर नाम है उनका, ठीक है, उन्हीं के माध्यम से मैं गया था। कहाँ? तो पटना गया था, तो वहाँ पर काफ़ी घुमा था, तो सर घुमाए, फिर गोलघर ले गए, 5 रुपये चार्ज था। मैं तो गोलघर में सोचा कि वहाँ पर कुछ कुछ लिख दूँ गोलघर में, क्योंकि बहुत सारा शब्द वहाँ लिखा था, तो मैं सोचा कि मैं अपना भी नाम लिख दूँ, और फिर नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो वो देखूँगा। तो वहाँ पर अलाउ हम भगा दिया, बोला कि ए चलो जाओ, उधर जाओ। मन तो क्या ठीक है स्टूडेंट, आप कर भी क्या सकते थे, ठीक है। तो वहाँ से घूम के फिर काफ़ी थक गए थे, तो सर फिर बस किए, फिर काफ़ी चिलचिलाती हुई धूप था, तो उसमें हम लोग बैठ के फिर थोड़ा देर आगे गए, तो वहाँ गए नाश्ता वगैरह करके, सर करवाए थे सारा नाश्ता वगैरह। फिर वहाँ से हम लोग गए थे तारामंडल। तारामंडल गए ना, पूरा शरीर तो थका हुआ था, करीब हम लोग वहाँ 2 बजे के आसपास पहुँचे थे। अब जो उसके अंदर हम लोग घुसे, पूरा फुल्ली एसी था, कुर्सी तो ऐसा था कि हम लोग कभी बैठबो नहीं कर लेते हैं, ठीक है वैसा है। उसमें क्या था स्टूडेंट? हाँ, तो तारामंडल में जो है ना कुर्सी वगैरह था। अब उसमें सोएंगे, क्या तारामंडल के बारे में समझेंगे? उसमें तो बता रहा था बहुत कुछ, सूर्य चंद्रमा सब के बारे में, क्या हम उसका ज्ञान लेंगे? बैठे तो इतना नींद लग गया कि क्या बोले। जब वो शो ख़त्म हुआ ना स्टूडेंट, करीब आधा घंटा का शो होता है, शो ख़त्म होने के बाद मेरा जो है था सिस्टम, जितना भी हम लोग का क्लास का लड़का था, उसमें से आधा से बेसी लड़का सूत गया था। सबको बोलता था, सर उठो ने, चलो ने, घर नहीं है। मतलब फुल मज़ा आए थे स्टूडेंट। कभी भी आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा, ठीक है। चलिए, पाटलिपुत्र में स्थित है, तारामंडल है भी है, और ये महावीर मंदिर, हाँ स्टूडेंट, महावीर मंदिर जो कि पटना में है और रेलवे स्टेशन के बगल में ही है, ठीक है, कभी जरूर जाइएगा। फिर जैविक उद्यान भी है, ये सब चीज़ भी वहीं मिलता है, ठीक है। तो इनमें से सभी में टिक लगाएंगे आप। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए, 48 का तो हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है हम लोगों का। अब हम लोग का समाप्त होने के कगार पर है, इसलिए आप लोग देखिए, जैसे ही हम लोग का अध्याय 2 समाप्त होता है तो अध्याय 3 देखिए, है ना, आलस का था, इसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे, ठीक है। अध्याय 2 में, अध्याय 2 का यानी कि ये जो है पाटलिपुत्र वैभवम का 49 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है
कि कौमुदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होता है? तो आज के दुर्गा पूजा के समान होता है। कौमुदी महोत्सव जो है ना, आज के दुर्गा पूजा के समान होता है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना है। फिर है 50 नंबर का प्रश्न कि इंडिका किसकी रचना है स्टूडेंट? इंडिका किसकी रचना है? याद रखिएगा, इंडिका जो मेगास्थनीज की रचना है स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लास 12th में भी ये पूछा जाता है कि इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज का है। आगे है कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? बोलिए, मुद्रा राक्षस ग्रंथ जो है ना, उसमें किस नगर की प्राचीनता यानी प्राचीन होने का संकेत है? पटना का है ना, यहाँ पर पाटलिपुत्र का, रांची का, भागलपुर का या हाजीपुर का? तो पाटलिपुत्र का स्टूडेंट, अर्थात पटना। 52 नंबर का प्रश्न है कि विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? पृथ्वी का तिलक विद्वानों ने स्टूडेंट किसे कहा है? तो आप लोग जानते ही होंगे कि पटना को कहा है। किसे कहा है? पटना को कहा है मेरे बाबू लोग। 53 नंबर का और अंतिम प्रश्न स्टूडेंट, कौन सा प्रश्न हम लोगों का? बहुत ही कहते हैं बहुत ही शानदार था, लेकिन आज का ये सेक्शन कुछ भी कही है, यानी कि ये आपका अंतिम प्रश्न होने वाला है। इंद्रलोक एवं स्वर्गलोक से भी सुंदर, इंद्रलोक आहा, स्वर्गलोक आहा, किसका तुलना हो रहा है? बाप रे। इंद्रलोक एवं स्वर्गलोक से भी सुंदर की उपमा किसको दिया गया है स्टूडेंट? तो याद रखेंगे आप लोग, पाटलिपुत्र को दिया गया है। किसको दिया गया है? पाटलिपुत्र को। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग याद रखेंगे, लेकिन आप लोग जब ये पढ़ लेंगे कि इंद्रलोक एवं स्वर्गलोक से भी सुंदर की उपमा पटना को दिया गया है, और पटना में जाइएगा तो आपको खूब गर्मी लगेगा, तो कहिएगा कि सर इंद्रलोक जैसा कहाँ है पटना? यहाँ आप तो बोले थे था, यहाँ तो बहुत गर्मी लगता है, चारों तरफ बाढ़ उड़ाता है, और हमेशा यहाँ पर जो कि आदमी सब टेठिया के बोलता है, तो इंद्रलोक में कि भी क्या ऐसा ही होता है? ऐसा नहीं सोचिएगा स्टूडेंट, ठीक है। आदमी रहता है, और आपको पता है अभी कलयुग का टाइम चल रहा है, तो जान ही रहे हैं कि सब का विचार बदल रहा है, इसलिए ऐसा प्राचीन समय में जो है ना स्टूडेंट, ये जो हमारे थे, ठीक है, वही लोग इंद्रलोक एवं स्वर्गलोक का उपमा दिए थे। ठीक है, वही चीज़ है कि इंद्रलोक एवं स्वर्गलोक से भी सुंदर की उपमा पाटलिपुत्र को दिया गया था। किसके द्वारा? तो उन्हीं लोग के माध्यम से, जो प्राचीन समय में जो प्रमुख व्यक्ति लोग रहते थे ना, उन लोगों के माध्यम से दिया गया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर समझ गए होंगे और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अध्याय 3 में यानी कि आलस कथा में हम आप लोगों को बहुत जल्द मिलेंगे। और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिए 2025 में पूछा गया है। ठीक है बाबू, अपना ख्याल रखिएगा।